गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको व्याकरण पुस्तक से व्याकरण विभाग से लेसन नंबर 11 वाच्य वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसमें हम आपको बताएंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं और इन भेदों की क्या परिभाषा और उसके उदाहरण हैं। बस इतने ही आपके लेसन में दिया है। तो सबसे पहले देखिए वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार हुई है, वह वाच्य कहलाता है या वॉइस कहलाता है। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का विधान करता है, क्रिया है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद हैं। वाच्य के तीन भेद हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य के तीन भेद हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। फिर से सुनिए, कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। फिर से सुनिए, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। अंत में है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं। जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और आकर्मक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा हट के भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और इस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और इसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आइए विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोला जाने योग्य। व्याकरण में भी इसे इसी अर्थ में जाना जाता है। वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होते हैं। इसका बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है। सरल शब्दों में हम कहें, क्रिया के जिस रूप से वाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य में आई क्रिया में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता वाच्य से ही पता चलता है। इसमें किसकी प्रधानता है? क्रिया
के लिंग वचन आदि उसी के अनुसार होते हैं। तो पहला जैसे कि हमने आपको बताया था कृतवाच्य। ये देखिए कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मिताली जूस पीती है, जैसे गरिमा जूस पीती है, गरिमा जूस पीती है। तो इस वाक्य में कर्ता गरिमा, कर्ता क्या है? गरिमा, स्त्रीलिंग, और इसी के अनुसार लिंग का प्रयोग किया है, इसी के अनुसार वचन का भी प्रयोग हुआ है। और इस वाक्य में गरिमा की प्रधानता है। गरिमा को हटा दिया जाए तो सेंटेंस समझ से बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वह कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार चलता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे बच्चा पढ़ता है, कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग। यहाँ पर बच्चा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। सुनैना कविता पढ़ती है, सुनैना स्त्रीलिंग है तो यहाँ कविता स्त्रीलिंग है, कविता शब्द स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। पढ़ती है, लिखा है, देखिए बच्चे बगीचे में खेलेंगे, कर्ता पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्रिया भी उसी के अनुसार है। तो उपरोक्त वाक्य में हम देखते हैं क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है, अतः ये कृतवाच्य है। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे माता जी खाना बना रही है, यहाँ पर खाना सकर्मक क्रिया है। रवि भाग रहा है, रवि यहाँ क्या है? करता है, भाग रहा क्या है? क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कृतवाच्य, जिस वाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्ता जिसमें प्रधान होता है वो कृतवाच्य होता है। जैसे देखिए मैंने नाश्ता कर लिया, तो यहाँ पर मैंने जो है वो कृतवाच्य है। मिताली जूस पीती है, मिताली करता है, तो सुधा सितार बजाती है, सुधा कृतवाच्य है। नरेश पूजा सुनैना पूजा कर रही है, सुनैना यहाँ पर कृतवाच्य है। तो इन वाक्यों में क्रियाओं के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार आए हैं, अतः इन वाक्यों में मिताली, दूध है, मैंने, ये सब कृतवाच्य है। तो अब हम दूसरा बता रहे हैं आपको कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये कृतवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य क्या बता रहे हैं? कर्मवाच्य जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस, और कृतवाच्य को एक्टिव वॉइस। तो कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और इसमें क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है। तो आइए और समझने का प्रयास करें।
कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में मुख्य बिंदु कर्म होता है और उसी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे होली में रंग डाला जाता है, तुझसे गजल नहीं गाई जाएगी, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। वास्तविक कर्ता मूल का उल्लेख आवश्यक पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में हम देखते हैं कि कर्म की प्रधानता है। इसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। फिर से समझने का प्रयास करें। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे ड्राइवर से कार चलाई गई, मोहन द्वारा कविता सुनाई जाएगी, रोहित द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी, कोमल से अमरूद खाया जाएगा। ड्राइवर से कार चलाई जाएगी। कर्मवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे ड्राइवर से कार चलाई जाएगी, महेश द्वारा कविता सुनाई जाएगी, रोहित द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी, कोमल से अमरूद खाया गया। इन वाक्यों में हम देखते हैं क्रिया चलाई गई, बनाई जाएगी, सुनाई जाएगी, खाया गया, कर्म के अनुसार आई। क्रिया कर्म के अनुसार आई। इन वाक्यों में कर्म है। कहाँ कहाँ कर्म है देखो। कार, क्या चलाई जाएगी, कार चलाई गई है। रोहित द्वारा क्या बना गई, पेंटिंग बनाई गई। महेश द्वारा क्या सुनाई जाएगी, कविता सुनाई जाएगी। कोमल द्वारा क्या खाया गया, अमरूद खाया गया। ये कर्म है। ये कार, पेंटिंग, कविता, ये सब कर्म है। ये वाक्य कर्मवाच्य है। इन वाच्यों की क्रियाएं सकर्मक होती हैं। समझ गए। अब तीसरा बता रहे हैं आपको, भाववाच्य। जैसा कि इसका शीर्षक है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। और वाक्य रचना में इसमें सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में है। तो इसकी परिभाषा बताएं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार चलती है या होती है, भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है। ये छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखो। जैसे चलो सोया जाए, उसे ना हंसा गया, मुझसे चिढ़ा नहीं जाता, रमा से चुप रहा नहीं जाता। ये उसके कुछ उदाहरण, कुछ अन्य उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। हम बता रहे हैं आपको। भाववाच्य, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे वृद्ध से चला नहीं जाता, अब तो उठा नहीं जाता, नानी से पढ़ा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं आएंगी, ये भाव के अनुसार है। ये भाववाच्य है। भाववाच्य वाक्यों की क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है।
तो ये है इसके मुख्य उदाहरण। आइए कुछ और समझने का प्रयास करें। भाववाच्य, अभी अभी हमने आपको जो बताया, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ना तो कर्ता के अनुसार होते हैं, ना कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, वृद्ध से दौड़ा नहीं जाता। इन उदाहरणों में खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता क्रियाओं का भाव है और इसमें भाव प्रधान है, अतः ये भाववाच्य है। भाववाच्य में क्रिया सदम, एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक। तो ये है वाच्य, इसको आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अब हम आपको एक नया लेसन बता रहे हैं, वाक्य। क्या बता रहे हैं? वाक्य। तो इसमें बता रहे हैं वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कौन से अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। इन सब बातों के बारे में हम नेक्स्ट नए लेसन में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी पुस्तक में इस समय ये जो लेसन है इसकी संख्या है 13 तुम्हारे लेसन में ये 13 और विषय है इसका वाक्य। इसमें हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, रचना और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। तो इन सब विषयों पर हम बताने जा रहे हैं सरल से सरल शब्दों में हम बता रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य देखिए, नेहा नाचती है, शेर दहाड़ता है, रोहित क्रिकेट खेलता है, पक्षी उड़ रहे हैं। ये जो उदाहरण है इसमें हमने देखा कि शब्दों का एक समूह ग्रुप है और इन शब्दों का एक क्रम भी है और उसके बाद इसका एक संपूर्ण अर्थ है। ये वाक्य एक विचार को व्यवस्थित रूप से प्रकट भी करते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ ज्ञात होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह, वाक्य व्यवस्थित शब्दों का समूह और वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग।
वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे कनुप्रिया जाती है, कौन जाती है? कनुप्रिया। तो कनुप्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है, इसलिए कनुप्रिया उद्देश्य। अब देख बता रहे हैं विधेय किसे कहते हैं? सब्जेक्ट, उद्देश्य होता सब्जेक्ट, विधेय मतलब प्रेडिकेट। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि कनुप्रिया जाती है, तो कौन जाती है? कनुप्रिया जाती है। अच्छा, तो यहाँ कनुप्रिया जो है, यहाँ पर जाति जो है वो विधेय, क्योंकि जाति है से हमको उद्देश्य के बारे में पता चलता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो उद्देश्य के बारे में यहाँ क्या कहा जाता है? जाति है के बारे में बताया गया, इसलिए ये जाति है जो है वो क्या है? वो विधेय। तो ये है वाक्य के अंग। तो सॉरी, उद्देश्य और विधेय में और थोड़ा विस्तार से बता दूं है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य है। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय। जैसे और देखिए उदाहरण, बहन राखी बांध रही, इसमें बहन उद्देश्य है, बांध रही विधेय है। ठीक है। नेहा नाच रही है, यहाँ नेहा उद्देश्य है और नाच रही है विधेय है। मेरी बहन रीना सहेली के घर जाती है, तो मेरी बहन रीना ये उद्देश्य है, सहेली के घर जाती है विधेय है। तो वाक्य के आप देखेंगे वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहते बताया? वाक्य के अंग बताया, रचना और अर्थ के अनुसार के वाक्य भेद हम बनाने जा रहे हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार के, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद। रचना के अनुसार वाक्य के, रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद। पहला सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। रचना के अनुसार से वाक्य के तीन भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो आइए अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सरल शब्दों में आप समझने का प्रयास करें। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, सरल वाक्य की परिभाषा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, यहाँ पर एक क्रिया है, वर्षा का होना ही क्रिया है, इसलिए सब। ठीक है।
सरल वाक्य के कुछ और उदाहरण बता रहे हैं। सिंह वन का राजा है। सिंह सब सरल वाक्य के, क्योंकि सरल वाक्य सिंहनी। अच्छा हाँ, और दूसरा उदाहरण देखिए सरल वाक्य में, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक क्रिया पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है, ध्यानपूर्वक सुनिए, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, परंतु क्रिया हमेशा एक ही हो। जैसे गरिमा चंडीगढ़ पहुंचे, पहुंचना एक। तो इस प्रकार ये सरल वाक्य। अब बता रहे हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को अब बताता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त देखो जैसे नाम है, यानी जुड़ा हुआ लिखना। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक द्वारा जुड़े होते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक, कंजक्शन जिसको बोलते हैं, के द्वारा जुड़े होते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे हाँ, संयुक्त वाक्य में देखिए जैसे बता रहे हैं, यह रवि है और वह रमेश। यह रवि है एक वाक्य, वह रमेश है दूसरा वाक्य, और ये दोनों वाक्य और समुच्चय बोधक या योजक से जुड़े हैं। जहाँ पर कंजक्शन होगा, जहाँ पर समुच्चय बोधक होगा, जहाँ पर योजक होगा, वो हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर दो वाक्य, यह रवि है वह रमेश है और योजक से जुड़ा हुआ है, अतः यह क्या है? यह संयुक्त वाक्य है। समय पर वर्षा हुई इसलिए फसल अच्छी हुई। समय पर वर्षा हुई एक वाक्य है, फसल अच्छी हुई दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को इसलिए योजक द्वारा जोड़ा गया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। मोहसिन ने मिठाई खरीदी परंतु हमीद ने चिमटा खरीदा। मोहसिन ने मिठाई खरीदी एक वाक्य है, हमीद ने चिमटा खरीदा दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को परंतु योजक द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या है? यह संयुक्त वाक्य है। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जब किसी योजक द्वारा जोड़ा जाता है वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है? तुम चाय लोगे या कॉफी, या शब्द संयोजक है। इस वाक्य में या शब्द क्या है? संयोजक है, और ये दोनों वाक्यों को जोड़ता है। अब अंत में बता रहे हैं आपको मिश्र वाक्य किसे कहते हैं।
मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं वहां मिश्र वाक्य होता है। मतलब एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है वो उस पर आश्रित है, इसलिए यहाँ मिश्र वाक्य होता है। जैसे देखिए अभिषेक ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। इस वाक्य में देखिए अभिषेक ने कहा प्रधान उपवाक्य है, वह कल मुंबई जाएगा ये आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा। सॉरी, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जैसे अभिषेक ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। इस वाक्य में अभिषेक ने कहा प्रधान उपवाक्य है तथा वह कल मुंबई जाएगा ये आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देखिए। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में ऐसे वाक्य जिनमें एक उपवाक्य मुख्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे पुलिस उसे अस्पताल ले गई जिसको चोट लगी। तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने कहा एक वाक्य है, जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों में की योजक जोड़ा है। तिलक ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह क्या होगा, यह मिश्र वाक्य। पुलिस उसे अस्पताल ले गई ये प्रधान उपवाक्य है, जिसको चोट लगी थी ये आश्रित उपवाक्य है। प्रधानाचार्य ने उस छात्र को बुलाया था ये प्रधान उपवाक्य है, जिसने शीशा तोड़ा ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार इतना ही तुम्हारे कोर्स में दिया है रचना के आधार पर। अब बता रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। चौथा प्रश्नार्थक वाक्य। पांचवा इच्छार्थक वाक्य। छठा संदेहवाचक वाक्य। सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयवाचक वाक्य। इस प्रकार 8 प्रकार के वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य,
तीसरा विस्मयवाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत सरल है, समझने की कोशिश कीजिए हम जो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य किसे, जिन वाक्यों में क्रिया के करने का या होने का सामान्य कथन हो, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से करने का पता चलता है, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, यहाँ अध्यापिका द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है, ये सामान्य है, ये सामान्य बात है। अध्यापिका पढ़ाती है, क्लास में अगर अध्यापिका आती है तो वो पढ़ाती है। तो जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने का विधान हो, वह क्या कहलाता है? विधानवाचक या विधानात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, तिरंगा फहराया जा रहा है, मेघना साइकिल पर खड़ी है, हमारा टीवी खराब हो गया है, सड़क पर यातायात ठप हो गया है। तो ये जो वाक्य हैं, इनमें एक सामान्य क्रिया के होने का हमको पता चल रहा है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब ना होना। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से ना होने का पता चलता है। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के ना होने का बारे में पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में निषेध, मना होने का भाव होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अंकिता नहीं गाएगी, विकास ने विराट को नहीं बुलाया, आज दुकानें नहीं खुलेंगी। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि किसी कार्य का ना होने के बारे में हमको सूचना मिल रही है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में कार्य के ना होने का भाव होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। रवि पढ़ने नहीं जाएगा, हैं, आज दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ये है निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा बता रहे हैं विस्मयवाचक। विस्मय मतलब आश्चर्य। ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा, भय और विस्मय का भाव हो, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। अरे तुम भी पास हो गए, कहने मतलब तुम्हारा पास होने का कोई चांस नहीं, आश्चर्य हो गई, तुम पास हो गई, आश्चर्य का विषय है। अरे सोना गाती भी है, मतलब हमने तो सोना को कभी गाते नहीं सुना, अचानक सोना गा रही है, बहुत अच्छा गा रही है, हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। उफ कितनी गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी का विषय पता नहीं, हाय बूढ़ी काकी मर गई, तो यहाँ पर शोक का भाव हमको पता चल रहा है। छी यहाँ बहुत गंदगी है, तो यहाँ पर घृणा का भाव पता चल रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव होते हैं,
वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो पहला हमने बताया आपको विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा विस्मयवाचक वाक्य और आखिरी और अंतिम आज की पीरियड में हम 4 ही बताएंगे आपको। तो चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जैसे कि इसका शीर्षक है संदेह, मतलब यहाँ काम के होने में संदेह का भाव है। ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के होने पर संदेह या संभावना का भाव है। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, वर्षा होगी इसमें डाउट है, संदेह या वर्षा होने की संभावना है, तो शायद सबसे हमको संदेह का भाव ज्ञात हो रहा है या संभावना के बारे में पता चल रहा है। शायद यही बस लखनऊ जाएगी, संदेह है इसमें, हो सकता है रवि भाषण दे, हो सकता है, यानी डाउट है। अच्छा, और देखिए कुछ उदाहरण। यदि वर्षा, संदेह, हाँ, तो इस प्रकार हम देखें कि इन उदाहरणों में संभावना, संदेह का भाव है, संदेह का भाव है। संभव है वहाँ राहुल भी जाए, संभव है में संदेह है। शायद आज हम सब प्रगति मैदान जाएंगे, यानी प्रगति मैदान जाने की संभावना है, पक्का जाएंगे ऐसा नहीं, संदेह है। तो जिन वाक्यों में संभावना या संदेह का भाव होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। तो बस आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 4 और प्रकार के जो वाक्य हैं उसके बारे में बताएंगे। हमने जो बताया विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य इसे कहते हैं, और उसका उदाहरण। ठीक है, जितना बताया गया आप उसको पढ़िए और कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पढ़ा रहे हैं, आप हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और कुछ समझ में ना आए तो 7894945066 पर संपर्क कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान कीजिए। ओके, नमस्कार।